वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इतिहास का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों ये जो शेखावटी मिशन है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर हमें आंसर नहीं दे रखे हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 पहले ही हल कर चुके हैं बच्चों। ये हमारा मॉडल पेपर 2 होने वाला है। अगर आप दोनों मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो 50% से ऊपर क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे इन दोनों मॉडल पेपर के अंदर कवर किए जा चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो बच्चों वो होगी हमारी मोहर। दूसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल का क्या नाम था, तो बच्चों जनरल कनिंगम था। मगध की प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था, तो बच्चों वो राजगाह था। किस प्रसिद्ध शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया है, तो बच्चों इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ये अगर हम बात करें तो कैलाशनाथ मंदिर है ये अजंता के अंदर स्थित है। जैन धर्म और साध्वी पालन करते थे, यानी किसका पालन करते हैं वो हमें बताना है, तो बच्चों ये पंच महाव्रत का पालन करते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो बच्चों वो हो जाएगा इब्न बतूता। गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत का क्या नाम है, तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह बच्चों कहां पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में क्या अंकित होता था, तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर होगा श्री विरूपाक्ष। अगला है, हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातात्विक स्थल में कब शामिल किया गया था, तो बच्चों 1986 के अंदर। बाबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, तो बच्चों ये फारसी भाषा के अंदर है। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों ये हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमील गुजार। बंगाल में स्तनमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो बच्चों 1793 के अंदर लागू किया गया था। कुदाल किसके जीवन का प्रतीक माना जाता है, तो बच्चों पहाड़िए का माना जाता है। अगला सवाल है, यहाँ पे हड़प नीति लागू की थी, तो बच्चों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया था, तो बच्चों 16 अगस्त 1946 को किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले उनके एकमात्र गुरु थे। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो बच्चों ये शक शासक रुद्र दामन के द्वारा। इसका आंसर होगा बच्चों शक शासक रुद्र दमन के द्वारा किया गया था। अगला है, 5वीं शताब्दी ईस्वी के अभिलेख से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, तो बच्चों ये हो जाएगा कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है, बच्चों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व है, विश्व क्या है बच्चों, अस्थायी है, यानी हर चीज क्या है परिवर्तनशील है। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है, तो बच्चों सुयूरगल कहलाता है, सुयूरगल कहलाता है। अगला है, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को किस नाम से पुकारा है, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा शिविर नगर के नाम से पुकारा है। अगला है, के सीमांकन के बाद संतालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा दामिन ई को है, क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा दामिन ई को है, के सीमांकन के बाद जितनी भी बस्तियां थी वो तेजी से बढ़ी। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 है, इसके आंसर देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी 1 से जितने भी प्रश्न है सारे बच्चों 1 नंबर के। पहला सवाल है, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है, तो बच्चों ये बनवाली हरियाणा के द्वारा मिला था। दूसरा है, स्त्रीधन को परिभाषित कीजिए, तो विवाह के समय मिले है उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, इसे स्त्रीधन की संज्ञा दी गई थी। पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया, तो बच्चों पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बच्चों अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में बच्चों कहाँ पर हुआ था, ये
उनका जो जन्म है वो खारिज्म में हुआ था। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, खारिज्म में हुआ था। अगला है ताराबाद क्या है, यानी हमें बताना है कि ताराबाद क्या है। तो बच्चों इब्न बतूता के विवरण अनुसार दौलत बाग में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद की काव्य रचनाएं किस ग्रंथ में है, तो बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब में। जजिया कर क्या था, जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम शासक अपने राज्य की गैर इस्लामी प्रजा से संरक्षण की एवज में वसूलते थे। खेतीहर किसान जमीन की हदों की पहचान कैसे करते थे, तो बच्चों ईंट, पत्थर, मिट्टी और कांटों के निशान से। संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो 1855 से 56 ईस्वी में सिंधु मांझी और कानू के नेतृत्व में हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, तो बच्चों फरवरी 1922 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी पूर्वा में आंदोलन करने वालों के द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से पुलिस वालों की जान बचाने के कारण। शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में कौन से सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर और बालकृष्ण शर्मा। तो बच्चों ये क्या थे, जितने भी नाम है शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के 2 कारण बताइए। तो मगध क्षेत्र में लोहे की खदान की सरलता से उपलब्धता थी, यहाँ लोहे की कृषि उपकरण और हथियार बनाना आसान होता था। मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे, ये हाथी मगध राज्य की सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर बोला गया है कि अशोक के थंभ तथा उसकी जन कल्याणकारी अवधारणा को समझाइए। तो अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों व आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की वे धम्म कहलाते हैं। अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत ही सरल और सार्वभौमिक थे। गोत्र प्रणाली के 2 नियम बताइए। तो विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक क्यों माना है। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। बर्नियर ने भूमि का राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। बर्नियर के अनुसार भूधारक अपने बच्चों की भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के प्रति उदासीन थे। राजकीय भू स्वामित्व ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका जो भूमि के रखरखाव तथा बेहतरी के लिए प्रति सजग रहते हैं। दूसरा है बच्चों, राजकीय भू स्वामित्व के कारण खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसके कारण कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पादन तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अगला, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप में पराजित कर दिया। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों के किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। तो मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था। ये घेराबंदियां कई महीनों या वर्षों तक चल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनानागार का निर्माण करवाते थे। पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक व्यापक तथा महंगी नीति को अपनाया गया। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में अंतर बताइए। खुद कास्त का मतलब जो उन्हीं गाँव में रहते हैं जिनमें उनकी जमीन थी, वे स्वयं खेती करते थे। पाही कास्त वे खेतीदार थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे और तो स्वयं के खेत नहीं थे। जोतीदारों की स्थिति क्या थी बच्चों, जोतदारों की स्थिति क्या थी, वे जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे। तो जोतदार जिन्हें हवलदार, गणितदार या मंडल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। वे धनी किसान होते थे जिनके पास जमींदारों की तुलना में अधिक भूमि होती थी। कुछ जगहों पर वे जमींदारों के बराबर नियंत्रण और प्रभाव रखते थे, लेकिन सामाजिक स्तर पर उनकी जिम्मेदारों से नीचे माना जाता था। जोतदारों कई तरह से जिम्मेदारों से अधिक प्रभावशाली थे। तो बच्चों पहला कारण है आर्थिक शक्ति, वे स्थानीय व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करते थे, छोटे किसानों को ऋण देते थे। राजनीतिक शक्ति, वे गांव के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और जमींदारों का कार्य विरोध करते थे। सामाजिक शक्ति, वे गांव के समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और रियतों को जमींदारों के खिलाफ भड़का सकते थे। कानूनी शक्ति, यदि जमींदार उन्हें परेशान करते थे तो वे पुलिस या अदालत में शिकायत कर सकते थे। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए 2 कदम बताइए।
तो अंग्रेजों के खिलाफ जो 2 कदम थे वो होंगे बच्चों, समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और सैनिक अधिकारियों के साथ साथ आम अंग्रेजों को भी ऐसे भारतीयों पर मुकदमा चलाने तथा सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई तथा स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक सजा हो सकती है, सजाए मौत। अंग्रेजों ने सैनिकों ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। आदिवासियों का प्रसिद्ध वक्ता कौन था, उसने किस बात पर बल दिया? आदिवासियों का प्रसिद्ध वक्ता जयपाल सिंह था। उन्होंने आदिवासियों की सुरक्षा तथा आम जनता के स्तर पर लाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की रचना करने पर बल दिया। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए। तो मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मूल्यांकन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो में बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। दुर्ग को दीवार से घेरकर निचले शहर से अलग किया जा सकता था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन। मोहनजोदड़ो में दुर्ग भाग भी बहुत प्रमुख इमारत, माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार माने जाते थे। अथवा है 1800 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पाई सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ था? तो बच्चों पहला है सिंधु नदी के मार्ग बदलने तथा जलवायु परिवर्तन से संभवतः हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु नदी में बाढ़ आने से, नदियों के सूख जाने के कारण रेगिस्तान का प्रसार, वनों की कटाई के कारण भूमि में नमी की कमी से रेगिस्तान का प्रसार, सुदृढ़ एकीकरण के अभाव में संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। इस प्रकार मीरा ने समाजवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। तो मीरा के गुरु रैदास थे जो काशी के एक कर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने निम्न जाति के माने जाने वाले रैदास को अपना गुरु मानकर जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। अथवा का सवाल है, महान एवं लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं? तो महान परंपरा अभिजात वर्ग विद्वानों द्वारा विकसित और प्रचारित सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संदर्भित करती है, जबकि लघु परंपरा आम लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण या किसानों द्वारा पालन की जाने वाली स्थानीय लोक परंपराओं को दर्शाता है। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, व्यक्तिगत नीति के आधार पर राज्यों का विलय, अवध का कुशासन के आधार पर विलय, जमींदारों से अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष। अथवा का सवाल है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आहन किया जाता था। 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। विज्ञापनों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का गौरवान किया जाता था। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों द्वारा जो घोषणाएं की गई उन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों की भावनाओं को सम्मान दिया जाता था। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के ऐसे 2 महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा में काफी हद तक सहमति बन गई थी। तो बच्चों यहाँ पर है संविधान सभा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण भी थे जिन पर संविधान सभा में काफी हद तक सहमति बनी। पहला है वयस्क मताधिकार। संविधान का एक केंद्रीय अभिलक्षण वयस्क मताधिकार है। इस पर संविधान सभा में प्राय आम सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देश के इतिहास भी नहीं थे। दूसरे लोकतंत्रों में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों में गुजरते हुए लोगों को मिला। धर्मनिरपेक्षता पर बल। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसे मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 19-30 एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 16 और 17। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य तथा धर्म के बीच विच्छेद नहीं रहा। संविधान सभा में इन दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने में कोशिश की गई। अथवा का सवाल है बच्चों की संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर किन्हीं 2 समर्थकों और विरोधियों को बीच पैदा हो गए
प्रति गतिरोध को तोड़ने के लिए फॉर्मूला विकसित किया गया था। समिति के सुझाव दिए गए कि देवनागरी लिपि में लिखे गए हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। इस प्रकार संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने एवं सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने पर प्रयास किया। 18वां सवाल है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को संक्षेप में बताइए। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित है। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म का मुख्य केंद्र है। जैन धर्म के अनुसार इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों आदि की हत्या नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जैन अहिंसा के सिद्धांत के संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित करता है। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग, तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना चाहिए। जैन साधुओं और साध्वियों को 5 व्रतों का पालन करना चाहिए। 5 व्रत है, हत्या न करना, दूसरा है चोरी न करना, तीसरा है झूठ न बोलना, चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, 5वां है धन संग्रह न करना। अंतिम सवाल है, अथवा का सांची के सपूत के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सांची के सपूत के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं का योगदान। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं के योगदान का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है, सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान देना। भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम तथा उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम की पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में बड़ी रुचि थी। उन्होंने सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप के रखरखाव के लिए प्रचुर धन का अनुदान दिया था। दूसरा है, जॉन मार्शल द्वारा रचित पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुदान देना। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने सुल्तान जहां की पुरातात्विक स्थलों के प्रति रुचि को देखते हुए अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने इस ग्रंथ के विभिन्न खंडों को प्रकाशित हेतु धन का अनुदान दिया था। संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाना। सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप स्थल पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला के निर्माण में प्रचुर धन का अनुदान दिया था। चौथा है, सांची के स्तूप को भोपाल राज्य में सुरक्षित रखना। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर बड़ी रुचि। प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी दशा में बचे सांची के पूर्वी तोरणद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने हेतु शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद अंग्रेजों ने सांची के पूर्वी तोरणद्वार को इंग्लैंड ले जाने की अनुमति मांगी, परंतु शाहजहां बेगम ने उन्हें सांची के स्तूप की प्लास्ट प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार शाहजहां बेगम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सांची के स्तूप की मूल कृति भोपाल राज्य में अपना स्थान पर सुरक्षित रही है। इस प्रकार यह स्तूप समूह बना रहा है कि इसके पीछे भोपाल की बेगम विवेकपूर्ण निर्णयों की भूमिका रही है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कि असहयोग आंदोलन एक तरफ प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। अथवा का सवाल है, नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। अंतिम सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, भारत के मानचित्र में निम्न स्थलों को भरना है। बम्बई, सूरत, कालीबंगा, सांची और झांसी। तो बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है ये हमारा राजस्थान राज्य है, उसके अंदर स्थित है। यानी राजस्थान राज्य है उसके अंदर जो सबसे ऊपर है बच्चों हनुमानगढ़, वहाँ पर क्या है स्थित है, हमारी कालीबंगा स्थित है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो सूरत है, तो बच्चों सूरत जो हमारा गुजरात राज्य है उसके अंदर यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बम्बई है, ये हमारा महाराष्ट्र का है, वहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जो ये हमारा जो झांसी है यूपी में आ जाएगा। साथ ही जो हमारा यहाँ पे सांची है बच्चों, तो ये कौन सी जगह है, ये हमारा एमपी राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है बच्चों अथवा का सवाल है, जिसके अंदर भी भारत का मानचित्र पूछा गया है। दिल्ली, लोथल, दांडी, नागपुर और कलकत्ता। तो चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सी जगह कौन कौन से स्थान पर है। तो बच्चों सबसे पहले ये हमारी भारत की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद लोथल है, ये हमारा राजस्थान में स्थित है। दांडी की बात करें तो ये हमारा जो गुजरात है वहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर हो जाएगा। और बच्चों हमारा जो ये यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर हमारा कोलकाता स्थित है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का इतिहास का शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर 2 था उसको हल किया है। इससे पहले हमने इसका जो मॉडल पेपर 1 था वो भी हल करके पूरे सारे क्वेश्चन थे उनको हल किया है। तो बच्चों अगर आप दोनों वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं
अगर सारे को एक साथ देख लेते हैं तो आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है 22 तारीख को, उसके अंदर आप 50% से ज़्यादा के क्वेश्चंस इस पेपर में से 100% पूछे जाएंगे। और बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों, हमने जो यहाँ पे संजीव डेस्क वर्क है उसके 9 मॉडल पेपर है इतिहास के, वो भी हमने डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।